हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल है? मोनोटोनिसिटी पढ़ रहे थे साहब और एक लेक्चर कर लिया है और दूसरे लेक्चर की तैयारी है। बस आज ख़त्म करने वाला हूँ इसको। हो सकता है कि जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर हम आगे का चैप्टर भी ले लें, दैट डिपेंड्स। अच्छा, होता क्या है कि साहब मोनोटोनिसिटी की बातें एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लें। और मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट पे उसको छोड़ दिया था, आगे उसको कंटिन्यू करना बचा है साहब, है ना। तो जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोनोटोनिसिटी। ये बिहेवियर की बात कर रहा है, कर्व का बिहेवियर कैसा है। अभी हम जिस बिहेवियर की बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि कर्व का बिहेवियर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब उसको इंक्रीजिंग फंक्शन में बोलूँ या फिर डिक्रीजिंग फंक्शन बोलूँ। तो प्रैक्टिकल बात इसके बिहेवियर से रिलेटेड है ना। जैसे अपन भी अपने लाइफ में ऐसा कई बार देखते हैं ना, लाइफ मोनोटोनस हो गई है ना, एक तरह की अगर लाइफ हो गई है तो उसको मोनोटोनस बोलते हैं। इसी तरह से फंक्शन में भी है, अगर फंक्शन का बिहेवियर एक जैसा है तो उसको अपन बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन, और उसका बिहेवियर अगर चेंज होता जा रहा है ना, टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि साहब उसका जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है साहब, है ना। अच्छा, क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है, मतलब कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो या फिर कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो। अच्छा, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, प्लस से माइनस होगी। अरे सुन रहे हो आप, कॉन्केविटी चेंज हो रही है मतलब कहाँ से कहाँ पर जा रही है, प्लस से माइनस हो रही है। मान लीजिए मतलब क्या हुआ, D2 जो F डबल डैश एक्स है पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। अरे कॉन्केविटी अप से डाउन होने का मतलब क्या हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। अच्छा, पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो बीच में ज़ीरो होगा, बट ऑब्वियस है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में F डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ये मैथमेटिकल मीनिंग हो गई उसकी। अरे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखवा लो, तो लिख लो जरा सा। fx is said to have point of inflection at any point P if concavity changes about point P। लिख लिया? अच्छा, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्केविटी प्लस से माइनस आएगी। प्लस से माइनस होने का मतलब कॉन्केव अप से कॉन्केव, वही सुन रहे हो, प्लस से माइनस मतलब, अरे सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ मैं। F डबल डैश एक्स पॉजिटिव मतलब कॉन्केविटी अप है, और F डबल डैश एक्स नेगेटिव मतलब कॉन्केविटी डाउन है। और कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो चेंज कब होगी, जब सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, ज़ीरो होगा। मैं लिख देता हूँ, मैथमेटिकली एट दैट पॉइंट, एट पॉइंट P होगा क्या साहब, F डबल डैश एक्स ज़ीरो हो जाएगा। ये सिंपल सी मीनिंग हो गई साहब, है ना। कॉन्केविटी चेंजेस का मतलब क्या हुआ, कॉन्केविटी अप से डाउन हो रही है या डाउन से अप हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न किसी पॉइंट पर सेकेंड डेरिवेटिव F डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो जहां पर भी सेकेंड डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाए वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। प्रैक्टिकल समझा दो मीनिंग इसकी। देखो हो क्या रहा है ना, हो क्या रहा है, जैसे मान लीजिए कि ऐसे एक ग्राफ बना कर देखते हैं ना, एक ग्राफ बना रहे हैं, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया और ये ऐसा गया, है ना। इस पॉइंट के अबाउट मान लीजिए पॉइंट P है, इस पॉइंट P के अबाउट अपन डिस्कस कर रहे हैं साहब। देखो जरा सा, पॉइंट P के पहले ना, पॉइंट P के पहले कॉन्केविटी कैसी है, डाउन है। पॉइंट P के पहले कॉन्केविटी कैसी है, डाउन है। इसका मतलब यहाँ पर F डबल डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है। यू नो दैट फॉर कॉन्केविटी, कॉन्केव डाउन, F डबल डैश एक्स इज नेगेटिव, है ना। अच्छा, जैसे पॉइंट P के आगे जा रहे हो आप, कर्व ने अपनी कॉन्केविटी चेंज कर ली, तो यहाँ पर F डबल डैश एक्स क्या हो गया,
एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव हो गया साहब। अच्छा, तो मुझे समझ में आ गया कि साहब एक ना एक पॉइंट P ऐसा जरूर है जहां पर एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा। अरे बिना 0 हुए वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा क्या? नहीं, किसी न किसी पॉइंट पे वो 0 होगा। तो जहां पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, दिस वन इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एक बड़ी स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन और भी आप दे सकते हो। आपने क्या पढ़ा कि कॉनकेव डाउन में क्या होता है, कर्व लाइज बिलो द टेंजेंट। अच्छा, कॉनकेव अप में क्या होता है, कर्व लाइज अबव द टेंजेंट। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होगा ना, ये जो टेंजेंट है वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस वन इज योर टेंजेंट लाइन। तो इसकी एक डेफिनेशन कुछ, हाँ, कुछ अजीब सी बात जरूर दिख रही होगी कि यार कर्व क्रॉस कर रहा है टेंजेंट को, पर है ना भाई। आप देखो ना, ये देखो, ये कर्व मान लीजिए कि ऐसा है और ऐसा है, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे ही तो बनेगा, इसको टच करते हुए ना, टच करते हुए इसको भी टच कर रहा है और ऊपर वाले पार्ट को भी टच कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर भी होगा वहां पर टेंजेंट क्या करेगा, कर्व को क्रॉस करेगा। दैट इज वन ऑफ द वे टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैं लिख देता हूं ऑल्सो वन कैन से, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसा बोल सकते हो साहब? हम ये बोल सकते हैं कि इफ एनी टेंजेंट क्रॉसेस द कर्व। भाई दुनिया में ऐसा एक्सेप्शन ही होता है साहब, है ना, एक्सेप्शन, क्योंकि हर जगह पर हम तो यही पढ़ते हैं कि टेंजेंट क्या करता है, कर्व को टच करता है। लेकिन अगर टेंजेंट कर्व को क्रॉस करके निकल जाए तो आप समझ लें कि वो पॉइंट ऑफ जादवी पॉइंट है ना, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। तो इफ एनी टेंजेंट क्रॉसेस और कट्स द कर्व, टेंजेंट क्रॉसेस और कट्स the tangent the curve at any point, कर्व को किसी पॉइंट पर कट करे, कौन, टेंजेंट, then that will be point of inflection, then that point, वो पॉइंट जो है ना वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ये एक तरह की और डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, इन्फ्लेक्शन, सही है। चलो, ये डेफिनेशन हो गई साहब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं साहब, मुझे तो नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझ में आ गया है क्या? साइन कर्व, कोसाइन कर्व, यहाँ तो हजारों हजार पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेंगे साहब, है ना। आप ऐसी बना के देखो, जैसे मान लीजिए कि ये साइन कर्व है, तो मुझे दिख जाएगा कि ये देखो, ये मैंने एक साइन कर्व बना दिया साहब, है ना, दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन। अच्छा, ये दिख गया साहब, ये 0 है। अरे एक और बना दो, इस साइड पे भी बना दो, ऐसा, ये 0, ये पाई, 2 पाई, ये सब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे ना, 3 पाई। दीज आर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ये समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? अरे दिख रहा है ना, कॉनकेविटी चेंज हो रही है ना। ये देखो, यहां तक ये कॉनकेव डाउन था, अब ये कॉनकेव क्या हो गया, अप हो गया। तो यहां पर कॉनकेविटी चेंज हो रही है। एट दिस पॉइंट कॉनकेविटी चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अच्छा, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, कॉनकेविटी फिर चेंज हो रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे ये नेगेटिव कॉनकेविटी है ना, हाँ। अरे अप डाउन बोलो या नेगेटिव पॉजिटिव, मैं बार बार नेगेटिव पॉजिटिव बोल रहा हूँ, अप डाउन कंफ्यूज मत हो। ये नेगेटिव का मतलब मैं कॉनकेव डाउन की बात कर रहा हूँ, जिसमें एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है। तो कॉनकेविटी चेंजेस फ्रॉम अप टू डाउन, डाउन टू अप,
अप टू डाउन, डाउन टू अप, है ना। तो जिन पॉइंट्स पर वो चेंजेस कॉन्केविटी चेंज हो रही है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। बट ऑब्वियस यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट। अच्छा, अभी अपन जो बात कर रहे थे वो क्या बात कर रहे थे कि मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, किसी एक अंतराल में अपन मोनोटोनिक की बात कर रहे थे। अच्छा, स्पेसिफिक पॉइंट पर कैसे होगा कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, आप बता सकते हो? इट्स अ टफ जॉब ना। अरे यार, किसी पॉइंट पर तो उसकी एक वैल्यू मिलेगी, मुझे थोड़ी मालूम है कि वो ज़्यादा होगी कि कम होगी, और तो एक ही वैल्यू है ना। हाँ, लेकिन हम उसके नेबरहुड के नेचर को देख करके ये बता सकते हैं साहब। कैसे? आसान तरीका इसको अपन ग्राफिकली समझ सकते हैं ना। मान लीजिए कि देखो, दो ग्राफ बना करके अपन बात कर लेते हैं। ये ओरिजिन है, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिख रहा है, ग्राफ तो दिख ही रहा है। अच्छा, मैंने ये नहीं बात की, मैंने ये बात करनी है कि साहब मुझे x इज इक्वल्स टू a पॉइंट पर आप बताओ इस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। तो तरीका ये है, इसके पहले और इसके बाद में देख लेते हैं साहब। x इक्वल्स a पर फंक्शन की जो वैल्यू है ना, ये f ऑफ a है मान लीजिए। अच्छा, ये पॉइंट मैंने ले लिया साहब a प्लस h। अरे भाई, लिमिट वाला h इज अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। कितना स्मॉल? ए भाई, ये a प्लस h इतनी दूर नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया साहब। h इज अ वेरी 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 स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा साहब, a माइनस h हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या हो गया, f ऑफ a प्लस h। और ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, f ऑफ a माइनस h। तो मैं देखो बहुत आसानी से बोल सकता हूं कि x इक्वल्स a पे फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है अगर f ऑफ a प्लस h f ऑफ a से बड़ा हो, या फिर f ऑफ a माइनस h f ऑफ a से छोटा हो। तो मैं लिख देता हूं fx इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल्स a। fx इज increasing at x equals a, x equals a पे fx increasing है अगर if and if, या if लिख दो, f of a plus h क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन f of a होना चाहिए। और या फिर f of a माइनस h कैसा होना चाहिए जी, स्मॉलर देन f of a होना चाहिए। ऐसा हो जाए तो मैं बोलूँगा कि साहब एट a फंक्शन इज इंक्रीजिंग। जस्ट राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू से हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। बात वही है, एज वी गो ऑन इंक्रीजिंग, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू बढ़ती जा रही है इंक्रीजिंग की, वही डेफिनेशन है। लेकिन मुझे स्पेसिफिक पॉइंट पे अगर बात करनी कि a पर बात करें तो a के जस्ट राइट नेबरहुड और लेफ्ट नेबरहुड से हम कनेक्ट करके बात कंप्लीट कर सकते हैं। तो दूसरा भी लिख लो साहब, बना ही लो और लिख लो, खुद से लिख लो, है ना, कि लिखवाना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं आपका ना। ये x इक्वल्स a है साहब, यहाँ पर आप a प्लस h लिख दो, एंड एट दिस पॉइंट सपोज देयर इज a माइनस h। सो दिस वैल्यू इज f ऑफ a माइनस h। ये कितना है साहब, f ऑफ a, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट, f ऑफ a प्लस h। तो fx is decreasing, fx is decreasing at x equals a। x equals a पर fx कैसा है, डिक्रीजिंग है अगर 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 क्या हो, if। अब क्या बताना यार है, f ऑफ a प्लस h कैसा होना चाहिए, स्मॉलर देन f ऑफ a होना चाहिए, एंड f ऑफ a माइनस h शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ a। ये रिलेशन होना चाहिए साहब। ठीक, आगे बढ़ जाता हूं।
हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस भी पॉइंट पर हमें फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करनी है कि वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ज़रूर होना चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि साहब उस जिस पॉइंट पर हमको चेक करना है कि वेदर इट इज़ मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन शुड बी देयर एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट वेयर यू वांट टू चेक। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है ना, जो मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ रखा है ना, अभी इसके पहले मैक्सिमा मिनिमा आपने पढ़ा है। तो ये जो मैक्सिमा मिनिमा इज वेरी क्लोजली को रिलेटेड विथ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत सारी बातें हम इससे भी सीख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, लिख देता हूँ पहले, मैक्सिमा ऑब्लिक मिनिमा यूजिंग दिस वन। इसकी हेल्प से मैक्सिमा मिनिमा की बात हम सीखना चाह रहे हैं। बहुत सारा लिखवाते हुए थक जाते हैं अपना, शॉर्ट में लिख लें। हाँ, लेकिन क्या हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि आप एक बार नोट्स बना लोगे ना तो आपके लिए बेहतर रहेगा सेकेंड टाइम देखने में ना। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो ऐसा, लेट f of x is monotonic increasing on this interval AB। एक इंटरवल AB में फंक्शन क्या है, मोनोटोनिक है, कैसा, और इंक्रीजिंग है। अच्छा, इससे हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं ना, यहाँ पर हम क्या क्या बातें सीख सकते हैं। अगर कोई भी फंक्शन ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया इंटरवल A से B में, ये ओरिजिन लिखा, यहाँ पर एक्स एक्सिस है ना। अच्छा, यहाँ कहीं पर ऐसा बना लें थोड़ा सा ना, ठीक है। देखो, ये पॉइंट है A, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया B। दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B। अच्छा, ये आपको क्या क्या बातें दिख रही हैं इसमें? भाई ये फंक्शन है, इसका ग्राफ मैंने बना दिया, A से B में फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिख ही रहा। व्हाट वन कैन कंक्लूड, मैं ये बात बोल सकता हूँ कि there is local minima at x equals a and local maxima at x equals b, and what is its minimum value, f of a, and what is its maximum value, f of b। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ ना, what is its meaning। पहला पॉइंट, there is local minima, there is local minima at x equals a, and what is minimum value, and f of x minima is equals to, या ऐसा लिख लो, and मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, f of a मिनिमम वैल्यू हो गई, है ना। इसमें क्या दिक्कत है। अच्छा, लिख सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल्स b, local maxima at x equals b, and what is the maximum value। मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा साहब f of b, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस फंक्शन की मैक्सिमा और मिनिमा डिसाइड हो गया साहब। लोकल की मैं बात कर रहा हूँ ना, a से b में अगर एक फंक्शन मालूम पड़ जाए कि इंक्रीजिंग है तो a पर मिनिमम वैल्यू मिलेगी और b पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अच्छा, इंटरमीडिएट ना, इंटरमीडिएट पॉइंट पे कहीं पर भी ना, मान लीजिए कि मैंने x ले लिया। अच्छा, ये है साहब आपका f ऑफ b, दिस, और ऑफ कोर्स जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f ऑफ x है। अरे मान लीजिए जनरलाइज कर दिया तो कैन वी से दैट f ऑफ x शुड बी स्मॉलर देन f ऑफ b एंड f ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन f ऑफ a, क्योंकि ये मिनिमम है
और एफ ऑफ बी क्या है, मैक्सिमम है। तो कोई भी और बाकी ऑर्डिनेट की जो वैल्यू वो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में ही लाई करेगी। तो यहाँ से मैं ये बोल ही सकता हूँ ना, बहुत आराम से बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन एफ ऑफ ए, इक्वल तो हो ही सकता है, एंड एफ ऑफ एक्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। अच्छा, जो कहानी मैंने इंक्रीजिंग के लिए लिखी है, डिक्रीजिंग के लिए उल्टी हो जाएगी। अगर वो डिक्रीज कर रहा है ए से बी में, तो ए पे मैक्सिमा और बी पे मिनिमा। लिखना काम है तो लिखी लो। लेट एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग on A to B। तो फिर से वही वाली बातें जल्दी से बना के ही बात कर लो। ऐसा लिख दो, यहाँ पर मान लीजिए कि A है, देयर इज व्हाट E, तो ये हो गया साहब f ऑफ A, ये हो गया f ऑफ B। ठीक है, तो क्या क्या बातें दिख गई? पहली बात दिख गई कि लोकल मैक्सिमा at x equals a and maximum value is equals to कितना हो जाएगा साहब, f of a। फंक्शन डिक्रीज कर रहा है ना भाई, डिक्रीज कर रहा है तो f of a तो मैक्सिमम हो गई होगा। और लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एट x equals b and minimum value is nothing but what, एफ ऑफ बी, इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। और इसमें उल्टी कहानी बनेगी, अगर यहाँ पर x कहीं पर इंटरमीडिएट एक आर्ग्यूमेंट मैंने ले लिया साहब x की वैल्यू, तो एफ ऑफ x सीधी सी बात है एफ ऑफ a से कम होगा और एफ ऑफ b से ज़्यादा होगा ना, उल्टा चलेगा इस बार, क्योंकि मैक्सिमम एफ ऑफ a है ना, तो एफ ऑफ x शुड बी, हाँ, ऑल्सो कैन वी राइट एफ ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन or equals to f of b, but f of x should be less than or equals to ठीक, सही है, बनाया सही है ना। f of x should be less than or equals to f of a and should be greater than or equals to f of b। दिख रहा है आपको? अच्छा, होगा क्या कि अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक, इसका मतलब एक इंटरवल में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, और एक इंटरवल में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। या हो सकता है ज़्यादा इंटरवल में इंक्रीजिंग हो, फिर डिक्रीजिंग हो, फिर इंक्रीजिंग हो, फिर डिक्रीजिंग हो। तो मैं केवल दो के कंटिन्यूएशन में दो इंटरवल की बात कर रहा हूँ कि अगर एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है और दूसरे इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो ऑफकोर्स हमें लोकल मैक्सिमम मिलने वाला है। अरे देखो ना, देखो भाई, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं ना, लेट एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल ए बी। मान लीजिए कि ए से बी में एक इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है साहब, and decreasing in this interval, B से C के इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, सिर्फ खुद दिमाग में बात तो आई गई होगी साहब, यहाँ से जा रहा है इंक्रीज करते हुए A से B में, और फिर इसके बाद डिक्रीज करने लगा, तो यहाँ पर मुझे फंक्शन की क्या मिल रही है, लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा साहब। अरे सीधी सी बात है ना। तो व्हाट इज इट्स मीनिंग, there is local maxima ना, there is local maxima at x equals a, sorry x equals b, x equals b पे लोकल मैक्सिमम मिल जाएगा। आपको समझाना पड़ेगा क्या? नहीं यार, ऐसा मत करो। ये मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ मान लीजिए x equals a लिखा है साहब, ये है x equals b, and there is what,
x इक्वल सी। दिख रहा है ना साहब फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन a से b पे ना, a से b के इंटरवल पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और फिर हुआ क्या, b से c के इंटरवल पे फंक्शन क्या करने लगा, डिक्रीज करने लगा। सो व्हाट वन कैन से, b पर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, f ऑफ b विल बी लोकल मैक्सिमा। अच्छा इसका उल्टा लिख लो तो क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। लिख लेते हैं साहब, वो लिखा कि साहब लेट f ऑफ x इज डिक्रीजिंग, मान लीजिए कि ये डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में, इन द इंटरवल ए बी, एंड इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल। तो इस बार लोकल मिनिमा मिलेगा बी पे। सो व्हाट इज इट्स मीनिंग, देयर इज local minima at, there is local minima at x equals b, x equals b पे local minima मिलने वाला है साहब। डायग्राम बना लो, कुछ भी बना लो यार, दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर x इक्वल्स a लिख दो, अच्छा यहाँ पर x इक्वल्स b लिख दो, और यहाँ पर कहीं पर x इक्वल्स c लिख दो। यू कैन चेक ना, यू कैन चेक। अच्छा a से b में फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, a से b में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, और b से c में फंक्शन कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो b वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिल रही है, और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी साहब, f ऑफ b। हाँ ये आपको लक्ष्य जरूर सकता है कि साहब ये जरूरत क्या है, ये तो सब जानते हैं, अरे यार ये फंक्शन इंक्रीज करता जा रहा है, सीधी सी बात है यहाँ पर मैक्सिमम जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर मैक्सिमम तो मिलेगा। हाँ जानते हैं, लेकिन लिखने का एडवांटेज ये है कि भूलते नहीं है, याद दिलाने के लिए ना, याद दिलाने के लिए रिकॉल करते रहें बीच बीच में कि हाँ ऐसा भी कुछ है जिसकी हेल्प हम ले सकते हैं क्वेश्चंस में। बस एक और रिजल्ट लिख लो, नंबर 4। तो पहला मैंने आज क्या क्या पढ़ा दिया साहब, कॉन्केविटी, कॉन्केव अप, कॉन्केव डाउन, और फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्या था साहब, नेक्स्ट था मोनोटोनोसिटी एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। फिर तीसरी बात अभी अपन ने लिखा मैक्सिमा एंड मिनिमा विद द हेल्प ऑफ मोनोटोनोसिटी। एक और लिख लें जल्दी से, नंबर 4। जरा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की मैं बात कर लेता हूँ, कंपोजिट फंक्शंस। अच्छा कंपोजिट फंक्शन में क्या बातें हम लोग सीखना चाह रहे हैं, इधर देख लो, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं, थक गया हूँ ना, तो केवल ये बना लो साहब, एक फंक्शन f ले लो, एक फंक्शन g ले लो, और यहाँ पर आप लिख दो साहब फॉग और गॉफ, ठीक। और 2-3 पॉइंट्स आपको नोट करके लिख लेना है। व्हाट इज़ द फर्स्ट, ये पहली बात ये है कि अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है, g भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो फॉग या गॉफ ना, कंपोजिशन ऑफ दीज टू फंक्शन विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग। अच्छा अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन जो है ना वो इंक्रीजिंग रहेगा। मतलब अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो इंक्रीजिंग आ जाएगा ना। अच्छा इनमें से कोई भी एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो भाई फॉग और गॉफ डिक्रीज करते हैं। अगर ये डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, तो फॉग और गॉफ डिक्रीज करेंगे। कितना सीख लिया, बहुत है, बहुत ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस की बात कर लें, थ्योरी बहुत कर ली अपन ने। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस तो किए थे शायद, 1-2। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये log 1 + x लिखा होने का मतलब आप समझ रहे हो ना, ln x लिखा हुआ है, सॉरी ln 1 + x बेस e है साहब। हाँ तो सबसे पहला काम तो आपने क्या किया होगा, f' निकाला होगा, हम भी निकाल लेते हैं भाई। तो f' निकाला, दैट इज 1/1 + x है ना,
1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 आ गया, माइनस यहाँ पर मैंने कोशेंट रूल लगा दिया साहब। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 1 होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। अच्छा ये तो 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 आ रहा है साहब, है ना। तो ये तो बहुत ही अच्छा सा ना, बहुत ही अच्छा सा फंक्शन बन रहा है, 1 प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अच्छा दूसरी बात ये है साहब कि एलसीएम ले लेते हैं साहब, है ना। इसको 1 प्लस एक्स माइनस 2 बचेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, है ना, ऐसा आ जाएगा। ये एफ डैश एक्स आ गया। अच्छा क्वेश्चन क्या है साहब, इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग, एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए ना। ठीक है भाई, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये कितना आ रहा है, x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर ना, ये आपकी कंडीशन हो गई। कैलकुलेशन तो सही किया ना भाई, हाँ ठीक, ऐसा लग तो रहा है सही। अच्छा फिर क्या होगा, फॉर इंक्रीजिंग ना, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या आपने पढ़ी, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन जो आपने पढ़ी है साहब वो ये पढ़ी है कि एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज इट्स मीनिंग, x -1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर ना, दैट शुड बी व्हाट, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो ये 0 तो नहीं होगा। अच्छा -1 से बड़ा होने का मतलब क्या, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और तो पॉजिटिव वैल्यू को तो निपटा दो राइट साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ जी, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि x -1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर x -1 ग्रेटर देन 0 है तो ये हो गया साहब x बिलोंगिंग टू 1 to इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से बड़ा तो दिख ही रहा साहब, है ना। ठीक है, ये आपकी वर्किंग हो गई। What is your question? f of x is given sin to the power 4x plus cos to the power 4x। अच्छा ये दिया x belonging to closed interval 0 to pi by 2। क्या बोल रहा है, फिर से वही क्वेश्चन है, इंटरवल निकालना है। इस इंटरवल में भी किस इंटरवल में वो इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है, तो डेरिवेटिव तो निकालने की बनेगी पहले ना साहब, एफ डैश एक्स ले लो, तो ये मिलेगा साहब 4 sin क्यूब एक्स इंटू कॉज एक्स, है ना, प्लस 4 cos क्यूब एक्स इंटू माइनस ऑफ साइन एक्स, तो माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ साहब, माइनस ऑफ साइन एक्स, ये डेरिवेटिव आ गया। अच्छा कॉमन कुछ ले लो, माइनस में कॉमन ले लो, -4 sin x cos x कॉमन ले लीजिए साहब। अच्छा एडवांटेज क्या मिल रहा है कि अंदर मिलेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स, छोटा करना पड़ेगा ना, ट्रिग्नोमेट्री इतनी तो बनती है साहब। अच्छा ये हो गया माइनस ऑफ 2 इंटू 2 sin x cos x दैट इज नथिंग बट व्हाट, साइन ऑफ 2x, और ये हो गया इंटू कॉज ऑफ 2x। अच्छा फिर इसको कंबाइन कर दीजिए तो साइन ऑफ 4x हो गया, तो माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x हो जाएगा। दिस वन इज योर एफ डैश एक्स, है ना, ये आपका एफ डैश एक्स। अच्छा क्या बोल रहा है साहब, मैक्सिमा ओए इंक्रीजिंग के लिए ना, तो फॉर इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, क्या करना है भाई, एफ डैश एक्स शुड बी पॉजिटिव। हाँ जी, सो एफ डैश एक्स दैट इज नथिंग बट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कर दो साहब, तो माइनस ऑफ साइन 4x है ना, माइनस ऑफ साइन ऑफ 4x पॉजिटिव दिया है। अच्छा अगर ये पॉजिटिव है तो साइन ऑफ 4x क्या हो जाएगा, अरे नेगेटिव हो जाएगा ना, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना, चेंज हो जाएगी माइनस साइन पे। अच्छा साइन ऑफ थीटा नेगेटिव दिया, अच्छा साइन थीटा नेगेटिव कहाँ पर होता है साहब, सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड हाफ में,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि साहब 4x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, पाई से 2 पाई, है ना, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पाई से 2 पाई के बीच में होना चाहिए साहब 4x को। तो x कहाँ से कहाँ के बीच में जाएगा साहब, x बिलोंगिंग टू व्हाट, पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। कोई प्रॉब्लम? तो साहब टोटल इंटरवल 0 से पाई बाय 2 दिया है, कितना, 0 से पाई बाय 2। तो पाई 4 से पाई बाय 2 तक तो साहब इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसके पहले डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 फंक्शन इंक्रीजेस, वेयर एज 0 टू पाई बाय 4 फंक्शन डिक्रीजेस। Show that f of x is equals to sin x is strictly increasing in this interval and strictly decreasing in this interval. तो साहब मैंने क्या किया कि f of x लिखा और इसको मैंने लिखा साहब sin x। मुझे मालूम है कि इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए और डिक्रीजिंग के लिए f डैश x नेगेटिव होना चाहिए। तो मैंने f डैश x निकाला, तो f डैश x मिलेगा क्या मुझे, cos x मिलेगा। अच्छा, अब आपके पास इसकी कहानी 0 से पाई बाई 2 ना, इस इंटरवल की मुझे बात बताओ आप। 0 से पाई बाई 2 में इसकी क्या स्टोरी होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से पाई बाई 2 ना, मैं लिख सकता हूं कि साहब f डैश x इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 टू पाई बाई 2 और f डैश x इज नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 टू पाई। भाई सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना cos x। इसका मतलब क्या हुआ कि f डैश x पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और f डैश x नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मतलब इस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग हो गया और इस इंटरवल में ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ a फॉर विच दिस फंक्शन इंक्रीजेस, फॉर विच वैल्यू ऑफ x बिलोंगिंग टू 1 to 2। अगर x 1 से 2 के बीच में है तो मुझे ये, अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो a की लीस्ट वैल्यू मुझे निकालनी है। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि साहब f डैश x शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, ये बात क्लियर है। और इंक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। f डैश x शुड बी पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू विच इंटरवल, 1 से 2। जो दिया हुआ है वो समझ में आ रहा है, क्लोज्ड नहीं दिया है ना, ओपन दिया है, मैंने गलत बना दिया ना। फंक्शन इंक्रीजिंग है किस इंटरवल में, अगर x 1 से 2 के बीच में है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और मुझे ये शो करना है कि फाइंड करना है व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ a। अच्छा, f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो। f डैश x ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ इसका डेरिवेटिव 2x प्लस a शुड बी ग्रेटर देन 0। बट 2x प्लस a इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, a शुड बी ग्रेटर देन -2x ना, हाँ a शुड बी ग्रेटर देन -2x। अब x की जो वैल्यू है ना, इंटरवल क्या दिया है, 1 से 2 दिया है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा साहब, यहाँ से मुझे मिलेगा a शुड बी ग्रेटर देन -2 इंटू इंटरवल ऑफ x दैट इज व्हाट 1 to 2। अच्छा, ये इंटरवल कितना बन जाएगा जरा बताओगे, -2 इंटू 1 -2 और -2 इंटू 2 -4, छोटी वैल्यू पहले लिख लेते हैं, तो -4 से -2। हाँ, ये बिल्कुल अच्छे से इस बात को दिमाग में रख लें कि कोई भी वैल्यू किसी इंटरवल से बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि उस इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे बड़ी होगी, तभी तो वो वैल्यू उस इंटरवल से बड़ी होगी ना। हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ व्हाट इज इट्स मीनिंग, a शुड बी ग्रेटर देन -2, a की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। अगर क्रिटिकल कंडीशन या लिमिटिंग केस में मैं देखूँ तो लीस्ट वैल्यू मैं बोल सकता हूँ कितनी होनी चाहिए, -2 है ना। मैं फिर से इस बात को समझा देता हूँ साहब,
ये दिया हुआ है साहब, एक एक्सप्रेशन दिया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब एक्स कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2 तक है, तो आपको एक ही लीस्ट वैल्यू निकालनी है। डिफरेंशिएट कर लिया, ए शुड बी ग्रेटर देन -2x आया। अच्छा, -2x जब x 1 से 2 के बीच में वेरी कर रहा है तो -2x -4 से -2 के बीच में वेरी करेगा। तो a की वैल्यू क्या होगी, a शुड बी ग्रेटर देन दिस इंटरवल, -4 से -2 के इंटरवल से बड़ा। मैं याद दिला दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को कहीं पे मार्क कर लो, ऑब्जेक्टिव में ढेरों बार ऐसी बातें आएंगी कि कोई पर्टिकुलर नंबर किसी इंटरवल से बड़ा है। व्हाट इज इट्स मीनिंग? इफ अ नंबर इज ग्रेटर देन एनी इंटरवल, व्हाट इज इट्स मीनिंग? दैट नंबर मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स बिगर नंबर, है ना। जो इंटरवल का बड़ा वाला नंबर है उससे बड़ा होगा, तभी तो वो नंबर उस इंटरवल से बड़ा होगा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नंबर स्मॉलर देन एनी इंटरवल? इंटरवल से छोटा तभी माना जाएगा जब वो इंटरवल की जो छोटी वाली वैल्यू है उससे छोटा हो। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया a शुड बी ग्रेटर देन दिस इंटरवल, दैट इज द मीनिंग a शुड बी ग्रेटर देन -2। तो लीस्ट वैल्यू, हालांकि लीस्ट वैल्यू -2 नहीं है, -2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन अगर लिमिटिंग केस में मैं बोलूँ तो हाँ बोल सकता हूँ कि जस्ट -2 इसकी लीस्ट वैल्यू होगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस ln ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इन द आर। अरे सीधी सी बात है, अगर मुझे ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द एंटायर रियल नंबर, व्हाट यू वांट टू शो देयर, हमको सीधे सीधे से ये शो करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है उस आर के लिए। तो मैंने क्या किया कि एफ डैश एक्स निकाल लिया साहब, जल्दी जल्दी से करने की कोशिश की। तो ये मिलेगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 2। अच्छा, इसका डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 दिस वन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव। तो इसके डेरिवेटिव में क्या कहानी होगी, इसका डेरिवेटिव होगा साहब 1/2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव इज दैट इज वॉट 2x माइनस ऑफ 1। अच्छा, ये कितना हो गया साहब 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे साहब, है ना। ये मिलेगा x माइनस √1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा ना। अच्छा, ये दोनों कट जाएंगे लेकिन नेगेटिव साइन यहाँ पर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाट 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस देखो, अब केवल कहानी इतनी बचती है कि आपको ये शो करना है ना, क्या शो करना है, यू हैव टू शो दैट कि ये जो नंबर है ना ये पॉजिटिव नंबर है, बस इतना शो करना है, तभी तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है, ये शो करना है। तो एक काम करते हैं साहब, इसको शो कर ही डालते हैं ना, कर डालते हैं। इसको एफ डैश एक्स लिखा मैंने, यहाँ पर लिखा 2 माइनस ब्रैकेट बना दिया साहब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख लो। अच्छा, ये 2 है तो ये 2 से कम होना चाहिए साहब, 2 से कम होगा तभी तो ये टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना। शो कर लेते हैं, शो कर लेते हैं। देखो, मुझे ये समझ में आया कि एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा। अरे एक्स क्या रियल है। अच्छा, तो मुझे ये समझ में आया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आएगा। अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 भी नहीं हो सकता साहब, है ना। अच्छा, इसका मतलब तो मुझे ये समझ में आया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो स्मॉलर देन 1 आएगा। ये भाई, कोई भी पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल 1 से छोटा होगा कि नहीं? अबे 3 का रेसिप्रोकल 1/3, 5 का रेसिप्रोकल 1/5, 100 का रेसिप्रोकल 1/100। गलत लिख गया क्या? हाँ, 0 लिख गया, इसीलिए तो हंस रहे होगे तुम लोग। ओके, तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। अब समझ में आ रहा है? हाँ, मैं समझ गया आपके।
भाई अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, और अगर ये नंबर 1 से ज़्यादा है तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो 1 या 1 से कम होगा। इसमें कोई डाउट? बिल्कुल सही है साहब, बिल्कुल सही है। कोई भी नंबर 1 से ज़्यादा है, मान लीजिए 3 है तो 1/3 उसका रेसिप्रोकल 1 से कम हो जाएगा, है ना। 5 है तो 1/5 वो 1 से कम हो जाएगा। तो इफ़ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 1 इट्स रेसिप्रोकल मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू 1। तो ये जो नंबर है ना ये 1 या 1 से छोटा है। अच्छा, यही कहानी, सेम कहानी इसके लिए भी आएगी। एंड सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखा मैंने, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, इसका मतलब ये लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, ये लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। व्हाट वन कैन से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी कहानी क्या होगी? लेस देन और इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। अरे ये नंबर 1 या 1 से छोटा है, ये भी नंबर 1 या 1 से छोटा है, तो दोनों का सम 2 या 2 से छोटे होंगे। अच्छा, इसका मतलब ये क्या है? ये पूरा का पूरा नंबर या तो 2 होगा या 2 से छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि f डैश x शुड बी लेस देन, ओए ये 2 या 2 से छोटा है और ये 2 है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे सो दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। व्हाट इज इट्स मीनिंग? fx इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब हो गया साहब कि fx कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। x की कोई भी वैल्यू ले लिए साहब, f डैश x या तो पॉजिटिव होगा, 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा, है ना। ये जेईई मेन का क्वेश्चन है 2015 का। अच्छा देखो, बहुत ही ऑर्डिनरी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखनी है कि आप फंडामेंटल से इधर उधर ना हो। क्या क्या बातें उसने की है? उसने सबसे पहले ये बोली कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है पूरे रियल नंबर्स में, तो आपको p बताना है साहब कितना होगा। तो पहला काम तो ये है कि मेरे को f डैश x निकालना पड़ेगा, और फिर मैं उसको लेस देन 0 कर दूं या लेस देन और इक्वल्स टू 0 कर दूं, डिपेंड करता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि साहब एग्जाम में ऐसा होगा तो मैं क्या करूंगा। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, आप लेस देन 0 लेकर के चल लें या फिर लेस देन और इक्वल्स टू 0 करके लिख लें। ऑप्शन कुछ इस तरह से बनाएगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, डाउट नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि मुझे f डैश x निकालना पड़ा, तो मैंने डिफरेंशिएट किया, ये मिला साहब 3 टाइम्स, ये हो गया p प्लस 2, है ना, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6px प्लस 9p, ये आ गया। अच्छा, डिक्रीजिंग के लिए मैं लिख देता हूं कि फॉर डिक्रीजिंग मैंने मान लीजिए कि ले लिया था आप f डैश x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये मिल गया साहब 3 टाइम्स p प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6px प्लस 9p, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, 3 तो पॉजिटिव नंबर है, डिवाइड कर दो साहब, तो p प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2px प्लस 3p, दैट शुड बी व्हाट? लेस देन और इक्वल्स टू 0। ठीक। अच्छा, जल्दी से मुझे बताओ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया ना? अरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, और क्या लिखा है? ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? लेस देन और इक्वल्स टू 0 मैंने लिया। अच्छा, लेस देन 0 का मतलब तो याद है आपको, लेस देन 0 मतलब ये वाली कंडीशन होनी चाहिए, और इक्वल्स टू 0 मतलब ये वाला भी चलना चाहिए, या तो ये हो या फिर ये हो। अच्छा, डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन पढ़ी थी अपन ने? जल्दी से ना, भूलना नहीं है साहब। ये आप जानते हो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्या कंडीशन होगी? a शुड बी नेगेटिव होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अरे यहाँ पे तो लेस देन 0, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू भी हो जाएगा ना, इक्वल्स टू भी हो जाएगा। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। चलो करवा देते हैं साहब ये क्वाड्रेटिक के लिए। तो पहला a शुड बी लेस देन 0,
मतलब पहला केस जो बन रहा है वो p + 2 शुड बी लेस देन 0। अच्छा, p की वैल्यू लेस देन 0 का मतलब p की वैल्यू स्मॉलर देन -2 होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट? p की वैल्यू -2 से छोटी होनी चाहिए। दूसरा, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। जरा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो यार। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। फटाफट फटाफट फटाफट। p² दैट इज 4p² माइनस ऑफ 4 to this into this 4 into p plus 2 into 3p that should be less than or equals to 0। अच्छा, ये p माइनस 3p² कितना हो जाएगा साहब? माइनस ऑफ 2p² और माइनस ऑफ 6p दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। ये हो गया साहब p² प्लस 3p दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसके रूट्स क्या क्या मिल रहे हैं साहब? एक p इंटू p प्लस 3 दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब इनइक्वालिटी में तो नहीं परेशान करते हैं ना साहब, इसके रूट्स क्या हैं? 0 और -3। और ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? बड़े रूट से बड़ा और छोटे रूट से छोटा। तो छोटा रूट क्या है? -3 और बड़े रूट से बड़ा मतलब 0 से बड़ा। अरे -3 और 0 है ना, तो बड़े रूट से बड़ा और छोटे रूट से छोटा। What is its meaning? p belonging to what? -∞ से -3 यूनियन कितना? 0 से इनफाइनाइट। अच्छा, इन दो का क्या करना है? इंटरसेक्शन ले लेना है साहब, है ना? इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन आपका आंसर देगा। तो इनका जब आपने इंटरसेक्शन लिया, अरे दिख रहा है साहब, इसके इंटरसेक्शन में ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि दैट इज व्हाट? p शुड बी स्मॉलर देन -2, p शुड बी स्मॉलर देन -2 एंड p शुड बी स्मॉलर देन -3। इन दो का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा फाइनली? p बिलोंगिंग टू -∞ टू -3। यह आपका आंसर हो जाएगा। दैट इज योर फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? अच्छा, बाय द वे सुन लो जरा, अगर इसी क्वेश्चन में मैंने इक्वल टू ना लिया होता, केवल लेस देन 0 लेता, तो यहाँ पर भी लेस देन 0 लेता। लेस देन 0 मतलब ये वाला लेता कर, और इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू वाला नहीं लेता, d स्मॉलर देन 0 लेता। अच्छा, d स्मॉलर देन 0 लेता मतलब ये इक्वलिटी नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। इसका मतलब ये ओपन इंटरवल आता, और ओपन इंटरवल आता तो यहाँ पर -3 पे ओपन हो जाता। तो आप हमेशा देखोगे कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें ये कन्फ्यूज़न नहीं करेगा वो। जब भी वो देगा तो सारे क्लोज दे देगा या सारे ओपन दे देगा। आप कन्फ्यूज़न में ना रहेंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी बात। इसमें कोई डाउट? ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक। बाय बाय।